Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the 10th chapter of ACCA F6 and the name of the chapter is Partnerships. तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं पहले इस चैप्टर का तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ओवरव्यू बता देता हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे करेंगे। तो गाइस, अब कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का, सो गाइस अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, हमने अभी तक जो पढ़ा था सारे चैप्टर्स में वो क्या था कि जो भी हमारा लेट्स से अ सोल ट्रेडर, हम सोल ट्रेडर के केस में क्या करते हैं, हम निकालते हैं उस केस में ट्रेडिंग एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ये निकालते हैं ट्रेडिंग एडजस्टेड प्रॉफिट्स। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके थे गाइस, हमने जो पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं। उसके अलावा इसके साथ साथ हमने अपने कैपिटल अलाउंसेस भी पढ़े थे कि कैपिटल अलाउंसेस कौन कौन से ऐसे होते हैं जो हमारे एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में से हम जिसको माइनस करते हैं, जिसको ऐड करते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा था। वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो हमारा जो नेट ट्रेडिंग एडजस्टेड प्रॉफिट है, हम जो बात करेंगे हम करेंगे इसके आगे की बात। सो दैट मीन्स जो भी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है उसकी वर्किंग एज इट इज़ होगी। अब किस चीज़ में वर्किंग होगी, कैसे होगी, ध्यान से सुनो। सो बेसिकली क्या होता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप, होता क्या है, ये दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे सोल ट्रेडर अकेला बिजनेस स्टार्ट करता है, अब दोनों पार्टनर्स ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस चल रहा है। सो इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में वर्किंग होगी, सब कुछ करने के बाद बिजनेस में हमारे प्रॉफिट्स आएंगे, है ना। तो हम जो अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग जो अपने प्रॉफिट्स निकालते हैं वो एज इट इज़ वैसे ही निकालेंगे। उसके बाद प्रॉफिट्स में से जो हमने पढ़ा था, कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें माइनस होती हैं, देन कैपिटल अलाउंस, वो सब कुछ हमारा एज इट इज़ इस फर्म के लिए चलेगा। ठीक है, तो इस फर्म की सारी वर्किंग करने के बाद हमारे पास जब इसमें कैपिटल अलाउंसेस ऐड माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट ट्रेडिंग एडजस्टेड प्रॉफिट, है ना। नेट ट्रेडिंग एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा कि ट्रेडिंग एडजस्टेड जो एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, सॉरी मैं ट्रेडिंग एडजस्टेड बोल रहा हूँ बार बार, एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। सो इट इज एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। सो एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से लॉजिक क्या होगा। पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना काम किया और अपने प्रॉफिट्स निकाल लिए। हमने एज ACCA हमने इस प्रॉफिट्स को लेके इसके अंदर जो भी चीज़ें प्लस माइनस होती हैं जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हैं, प्लस माइनस कैपिटल अलाउंस जो होता है वो भी करने के बाद हमने नेट एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल दिया। अब ये जो हमारा प्रॉफिट आता है गाइस, ये प्रॉफिट अल्टीमेटली किसका होता है, ओनर का। अब यहाँ पे ओनर हैं दो बंदे। जब हम सोल ट्रेडर का काम कर रहे थे वहाँ पे अकेला बंदा काम कर रहा था, तो अकेला बंदा अपनी ये जो प्रॉफिट्स हैं इस पे टैक्स पे करेगा, है ना। अकेला बंदा जो होगा वो अपने जो प्रॉफिट्स हैं इस पे टैक्स पे करेगा, सिंपल। जो भी मतलब आगे हमारा पर्सनल अलाउंस वाला वो जो रिटर्न वगैरह है वो सब कुछ भरेगा बेसिकली इस प्रॉफिट को कंसिडर करके। लेकिन अब पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे ये पार्टनरशिप है, तो ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स में। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं देयर आर डिफरेंट वेज। जैसे ये पार्टनर है, ये बोलता है कि मैं बिजनेस में पूरा टाइम काम भी करता हूँ तो मुझे सैलरी भी चाहिए। ठीक है, ये बोलता है कि मेरी वजह से बहुत सेल्स आती हैं, मेरी वजह से सेल्स बहुत बढ़ चुकी हैं क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स लेके आया हूँ, तो इसको कमीशन मिलेगा। सो वो सारी चीज़ें जैसे एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में से माइनस सैलरी कर देंगे जिस भी पार्टनर को देनी है, माइनस कमीशन जिस भी पार्टनर को दे रहे हैं, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जितनी जितनी कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस की हुई है, जितना पैसा उन्होंने फर्म में लगाया हुआ है, उस पैसे पे पार्टनर्स बोलते हैं कि हमें कुछ इंटरेस्ट चाहिए फर्म से, क्योंकि एक तरह से वो पैसे हम बैंक में भी लगा सकते थे, हमने फर्म में लगाए तो हमें कुछ इंटरेस्ट चाहिए। यू माइट बी वंडरिंग कि सर इंटरेस्ट का ये लोग क्या करेंगे, पैसा तो उन्हीं का है ना। बट चक्कर ये यहाँ पे दो बंदे हैं, हो सकता है इसने पैसे ज़्यादा लगाए हो, इसने पैसे कम लगाए हो, तो ये बोलेगा ना कि ज़्यादा पैसे अगर मैंने लगाए हैं तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन लेट्स से प्रॉफिट इनका है रेशो 1:1,
1:1, दैट मीन्स प्रॉफिट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसने बोला भाई प्रॉफिट से पहले मैंने जो पैसे लगाए हैं उस पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो सारी चीज़ें हम एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेट बचेगा प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट जो बचेगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये जो हमारा प्रॉफिट बचा आफ्टर ऑल दिस, कि सैलरी इसको मिल गई, कमीशन इसको मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको भी मिला, इसको भी मिला, और जो प्रॉफिट बचा एंड में ये सारी चीज़ें इसमें से माइनस करने के बाद कुछ बचा, तो उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे इक्वल थी 1:1। अब इस केस में तो फर्म का प्रॉफिट तो जीरो हो गया, तो क्या फर्म के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा? गाइस फर्म के हाथ में अभी हम कुछ नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ देखना है मोस्टली पार्टनर्स का। जो भी फर्म की बारी आएगी फर्म के बारे में होगा वो हम आगे देखते हैं। अभी के लिए क्या होगा, ये जो प्रॉफिट्स है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हम अब, ये इंपॉर्टेंट बात है, अब हम इंडिविजुअल पार्टनर्स की रिटर्न भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। उसमें बताएंगे कि टोटल पार्टनर ने इतने पैसे अर्न करे हैं, इतनी सैलरी, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना प्रॉफिट, और उसका जो टोटल होगा उस पे ये जो पार्टनर है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोनों पार्टनर्स में जो भी पैसे फर्म से लिए हैं इन फ्रॉम प्रॉफिट्स में से जो भी पैसे उन्होंने लिए हैं, उन प्रॉफिट्स के ऊपर पार्टनर्स को टैक्स पे करना पड़ेगा, फर्म को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। फर्म के जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं, तो फर्म का तो प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। हम पार्टनर की वो बन जाएगी, ये जो टोटल पार्टनर को मिले हैं आईओसी, सैलरी, जो भी उसको प्रॉफिट मिला है वो पार्टनर का बन जाएगा एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, एंड दिस पार्टनर विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। सो ये है हमारा पूरा पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। प्लस इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। वो क्या होती हैं कि अगर मान लो हमारा पार्टनर चेंज हो रहा है, हम ये रेशो जो है 1:1 हम इसको चेंज कर रहे हैं, कि पहले साल के बीच में हमने डिसाइड किया कि नहीं अब से जो प्रॉफिट है वो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि सारा काम मैं करता हूँ, सारी मेहनत मेरी है, तुम तो कुछ काम ही नहीं करते, तुम तो बहुत छुट्टियाँ मारते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो चेंज इन रेशो, कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया तो नए पार्टनर का क्या होगा, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो क्या होगा, वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फर्म की सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जब हमारा एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आएंगे, उन प्रॉफिट्स में से हम देखेंगे कौन से पार्टनर को क्या क्या मिलना है, और इंडिविजुअल पार्टनर के हाथ में जो भी टोटल अमाउंट उनको फर्म से मिला होगा, इट विल बी टैक्स इन देयर हैंड्स, इंडिविजुअल हैंड्स में वो टैक्स होगा, ठीक है। तो इसमें सारा यही लिखा हुआ है, तुम इसको पढ़ोगे तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। जैसे हाउ टू डिटरमाइन अ पार्टनर्स असेसेबल प्रॉफिट। तो फर्स्टली द ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एज पर पार्टनरशिप अकाउंट्स आर एडजस्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस फॉर सोल ट्रेडर, जो हमने पढ़ा था, डिडक्टिंग कैपिटल अलाउंस एंड ऑल। सेकेंडली टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप आर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल पार्टनर्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ, एज आई टोल्ड यू, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Finally, the basis of assessment rules are applied to determine partners assessable profit in the tax year, जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। जैसे बेसिस ऑफ असेसमेंट क्या होता है कि साल के बीच में अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, और अगर हमारा बिजनेस पूरा साल चले तो हम 12 मंथ्स के प्रॉफिट देखेंगे, सेम वही चीज़। और उसके बाद एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। So the principle of computation of a partnership tax adjusted trading profit are same as those for sole trader. Partner salary, interest on capital are not deductible expense in adjustment of profit computation since these are merely allocation of profit. मतलब जब हम ये वाले प्रॉफिट्स निकालेंगे, इन प्रॉफिट को निकालते हुए जो भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, आईओसी वगैरह मिला है वो यहाँ से माइनस, ऊपर माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फर्म का खर्चा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फर्म्स एक्सपेंस। ये तो एक तरह से फर्म के जो प्रॉफिट हैं उसका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये पैसे किस तरह से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसीलिए दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज़ लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स। तो उसके बाद एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इसमें सब वही चीज़ है, सारी सेम चीज़ वही चीज़ है। The tax adjusted trading profit and loss is allocated, divided between the partners according to their profit arrangement of that period. Partners may be entitled by partnership agreement to salaries, fixed allocation of profit, interest on capital, balance of profits
remaining after allocation of salary and IOC are distributed in profit sharing ratio. Whether it is described as salary, interest on capital or profit share, the total allocated to a partner is assessable as trading profit. कि पार्टनर के हाथ में जो भी टोटल उसको पैसे मिले हैं, चाहे सैलरी की फॉर्म में मिले हों, चाहे IOC की फॉर्म में यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे प्रॉफिट शेयर की फॉर्म में, वो पार्टनर्स के हाथ में ही वो टैक्स होगा. अब एक काम करते हैं, हम टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 करते हैं और इसको देख के हम अपना क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन इज, Phil and Dan have been in partnership for a number of years. The partnership arrangement provides that each should take a salary of 25,000 per month, 5% interest on capital balance at the start of the accounting period, and then split the remaining profit in 60-40 in Phil's favor. कि 60-40 कि 60 Phil को मिलेगा, 40 जो मिलेगा वो Dan को मिलेगा. ठीक है. Calculate the trading income accessible to each partner for the tax year this if tax adjusted trading profits for the year was this. ये हमारे tax adjusted trading profits है और their respective capital balances के partners का firm में 1 अक्टूबर को जो capital balance है यानी 30 सितंबर को हमारी बुक्स क्लोज हुई हैं 21 को, तो 1 अक्टूबर 2020 दैट मीन्स जो उनकी ओपनिंग कैपिटल है जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 75,000 एंड 60,000. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ. देखो, सबसे पहले आई विल राइट फिल और डैन. ठीक है, सबसे पहले फिल को मिल रही है सैलरी. क्या? द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट ईच शुड टेक अ सैलरी ऑफ 25,000. तो दोनों को 25,000 सैलरी मिल रही है, सो दोनों को 25,000 सैलरी दे दी. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट में इसको IOC बोलता हूँ, 5%. तो 75,000 इंटू 5%, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, मैं कैलकुलेटर निकाल लूँ, ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके. 75,000 इंटू 5%, इट इज़ 3750 एंड 60,000 इंटू 5% दैट इज़ 3,000. ये मिली फिल को सैलरी, ओ सॉरी IOC. सो टोटल अमाउंट जो अभी तक फिल को मिला है दैट इज़ 25,000 प्लस 3750, इट इज़ 28,750 और डैन को मिला 25,000 प्लस 3,000 दैट इज़ 28,000. ठीक है, इतना अमाउंट इन दोनों को मिला है. अब देखो, हमारे जो प्रॉफिट से टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट TATP दोज वर 74,000. इसमें से हमने पार्टनर्स को 50,000 दे दिया सैलरी की फॉर्म में, 50,000 हमने पार्टनर्स को दे दिया सैलरी की फॉर्म में, और IOC की फॉर्म में 3750 प्लस 3,000, तो 6750 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में दे दिया. तो मैंने क्या बताया था, जो भी हमारे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स होते हैं, IOC सैलरी वगैरह इससे पहले नहीं माइनस होती इसको निकालने के लिए. ये निकालने के बाद हम बोलते हैं कि ये जो प्रॉफिट बचे ये सैलरी की फॉर्म में पार्टनर्स को इतने मिले, सो टोटल इतने से खर्च हमारा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में पार्टनर्स को इतने मिले, तो हमारा बैलेंस कितना रह गया, 74,000 माइनस 50,000 माइनस 6750, इट इज़ 17,250. सो 17,250. अब जो हमारे प्रॉफिट्स बचे हैं, प्रॉफिट्स 17,250 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन 60:40 बिटवीन बोथ पार्टनर्स. तो फिल को कितना मिलेगा, 17,250 इंटू 60 डिवाइड बाई इन दोनों का टोटल दैट इज 100. सो इंटू 60%, सो इट इज़ 10350. और डैन को मिलेगा 17,250 इंटू 40%, इसका 40 डिवाइड बाई 100, इट इज 6,900. तो ये इनको प्रॉफिट मिलेगा. सो दैट मीन्स टोटल जो मिला है फिल को वो कितना मिला है, 28,750 प्लस 10350, इट इज़ 39,100. सो फिल को टोटल मिला है 39,100 और डैन को मिला 25,000 प्लस 3,000 प्लस 6,900, इट इज़ 349,000. 349,000. दैट मीन्स दोनों पार्टनर्स के हाथ में, फिल के हाथ में जो प्रॉफिट होगा टैक्सेबल वो होगा इतना, और डैन के हाथ में जो प्रॉफिट टैक्सेबल होगा वो होगा इतना.
इस प्रॉफिट के ऊपर ये दोनों पार्टनर्स कोई भी एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्लेम कर सकते? क्योंकि ये सारे जो प्रॉफिट्स हैं ये है पार्टनरशिप के, और पार्टनरशिप में जब हमने टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाला था वहाँ पे सब कुछ हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया था, तो ये कोई भी एक्सपेंस इसमें से क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा खर्चा हुआ था। मतलब क्या है, हमारी सारी एडजस्टमेंट जो हमारी है वो फर्म के लिए ही होगी। एक बार पार्टनर के हाथ में पैसे पहुंच गए तो इनके तो सीधा सीधा हाथ में इस पे टैक्स लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। 39100 34900, यस आवर आंसर इज राइट। तो इसको ध्यान से देखो, समझो, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूं यहां पे। सो गाइस वो क्वेश्चन आई बिलीव सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग तुम कर लेना, दैट्स लाइक अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। अब इसके बाद है पार्टनरशिप कैपिटल अलाउंसेस। तो ये कुछ नहीं है, इसको जस्ट तुमने एक प्लेन रीड देनी है। इसमें सब कुछ मोस्टली यही लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी जो कैपिटल अलाउंस पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एग्जैक्टली वही है कि वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप को मिलती है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कुछ स्पेशल इसमें एज इट इज़ नहीं है। अब नेक्स्ट आता है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? जैसे मान लो ये दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली, दैट इज़ 1:1। अब इन्होंने ये डिसाइड किया आगे से कि हम आगे से जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो करेंगे हम 1:1 में नहीं, वो 3:1 में, ठीक है। अब जैसे और अच्छा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिटेल एग्जाम्पल, ये बुक्स अपनी करते हैं 1 जनवरी को स्टार्ट और 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं। तो इन्होंने लेट से 31 या 30th जून को डिसाइड किया कि हम रेशो में चेंज करेंगे, कि पहले हम हर चीज़ 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट इस डेट के बाद 30 जून के बाद हम हर चीज़ 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। या फिर क्या हो सकता है कि हमारा कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ, इस डेट के बाद हमारा कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ तो रेशो चेंज हो गई। नया पार्टनर आया तो उसको जैसे प्रॉफिट मिलेगा ना, उसको भी तो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसा हो गया। या फिर लेट से हम तीन पार्टनर्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3:2:1 में। अब हुआ क्या, इस पार्टनर की डेथ हो गई या ये रिटायर हो गया, तो हमारे पार्टनर रह गए रिमेनिंग जो प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:1 में। तो ये मोस्टली सारी चीज़ें हमें गिवन होंगी कि नया शेयर हमें निकालने को नहीं दिया जाएगा। दिस इज़ नॉट हमारा अकाउंट्स कि हमें नया शेयर निकालने को दिया जाए। हमें बताना है टैक्स इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा। तो इट्स वेरी 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 सिंपल गाइस। हम क्या करेंगे, हम अपनी ईयर को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। इस पार्ट के प्रॉफिट को स्प्लिट कर लेंगे, हर चीज़ को स्प्लिट कर लेंगे बस। तो ये वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में, जैसे 1:1 थी, और नए वाले जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 3:1 में। कुछ नहीं करना, सिंपल टोटल जो हमारी सैलरी है हम सैलरी को भी दो में स्प्लिट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको भी स्प्लिट कर लेंगे, और जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट को भी हम फिर दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। सिंपल इस तरह से हम निकालेंगे अपना आंसर, ठीक है। मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उससे तुम्हें कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझ आएगा। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2, ये मैं यहीं पे कर देता हूं। चलो हटाने की क्या जरूरत है इसकी। देखो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है रोजेल एंड लोगन आर पार्टनरशिप, देयर टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 सितंबर 21 वॉज 16,500। ये उनके टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट से। अप टू 30th June 2021 प्रॉफिट्स वर शेयर्ड बिटवीन रोजैन एंड लोगन इन 3:2। मतलब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है वो होता है 30 सितंबर 21 को। तो अगर मैं बोलूँ दैट मीन्स 1 अक्टूबर 20 टू 30 सितंबर 21, तो उसके हमारे प्रॉफिट से इतने ऑन 30 जून 21। तो सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो नियर बाय हेयर 30 जून 21 को इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयर जो थे अप टू 30 जून इनका था 3:2। यहाँ पे हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती थी 3:2 में बिटवीन रोजेल एंड लोगन, ठीक है। और आफ्टर पेइंग एनुअल सैलरीज ऑफ दिस, ये उनकी एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल की सैलरी है।
फ्रॉम 1 जुलाई प्रॉफिट्स वर शेयर बिटवीन रोजेल एंड लोगन इन 2:1। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:1 में रोजेल एंड लोगन ने। अब ठीक है, आफ्टर पेइंग एनुअल सैलरीज ऑफ 6,000 एंड 4,000, मतलब इस डेट के बाद इनकी एनुअल सैलरी चेंज हो गई एंड नाउ दी सैलरी 6,000 4,000 पर एनम, पूरे साल की। ठीक है, हमें निकालना है शो दी ट्रेडिंग प्रॉफिट असेसमेंट फॉर रोजेल एंड लोगान, कि जो भी हमारी पार्टनरशिप से प्रॉफिट से टैक्स एडजस्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट्स पार्टनर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए और उनके हाथ में कैसे कैसे इस पे टैक्स लगेगा। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ की, तो एक काम करते हैं, रोजेल एंड लोगन। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरी की, ध्यान से देखना गाइस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरी की। तो रोजेल की सैलरी कितनी उसको मिलेगी? इससे पहले जो सैलरी थी दैट वाज 3,000 पर एनम। तो 1 अक्टूबर से 30 जून, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, दैट मीन्स टोटल 9 मंथ्स। सो ये हमारे को 9 मंथ्स की सैलरी मिलेगी और 3,000 सैलरी है पूरे साल की। दैट मीन्स सैलरी यहाँ पे मिलेगी 3,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 3,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो 2,250 हो गई रोजेल की सैलरी यहाँ से लेके यहाँ तक की। हमें पूरे साल की बताई हुई 3,000, तो यहाँ तक की सैलरी कितनी होगी? 2,250। लोगान को कितनी मिली? 2,000। सो 2,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो लोगान को मिली 1,500, ये मिली इसको सैलरी। अब आए हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स कितने रह गए? अब देखो, पूरे साल के प्रॉफिट हमारे कितने थे? 16,500। अब इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, एक तो 9 मंथ्स के लिए, इस पीरियड के लिए प्रॉफिट, और एक 3 मंथ्स के लिए। तो 9 मंथ्स के लिए कितने होंगे? 16,500 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 12,375। ये प्रॉफिट्स होंगे मेरे 9 मंथ्स के लिए। और 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए कितने होंगे? 16,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, इट इज़ 4,125। सो दैट मीन्स 9 मंथ्स के लिए इतने प्रॉफिट हो गए और 3 मंथ्स के लिए इतने प्रॉफिट हो गए। ठीक है ना? तो 9 मंथ्स के प्रॉफिट मेरे थे इतने। मैं सिर्फ अभी इस पीरियड की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या बताया था ऊपर कि हम हर चीज़ को स्प्लिट कर लेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ तक के जो हमारे प्रॉफिट्स थे दोज वर 12,375। उसमें से हमने टोटल सैलरी 12,375 माइनस टोटल सैलरी, मैंने इसको मैं थोड़ा सा और इधर लिखता हूँ, रुको, आरपी मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट 12,375। यहाँ तक के जो मेरे प्रॉफिट्स थे वो थे 12,375, उसमें से इतनी मैंने सैलरी दे दी, तो माइनस इन दोनों का टोटल 2,250 प्लस 1,500, दैट मीन्स इसमें से 3,750 में माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स मेरे रह गए 8,625। तो 8,625 ये मेरे रह गए रिमेनिंग प्रॉफिट्स। तो इस पीरियड तक के मेरे प्रॉफिट कितने थे? 12,375। उसमें से इतनी चलेगी सैलरी दोनों की, तो बचे मेरे प्रॉफिट इतने। और प्रॉफिट जो बचे होते हैं वो किस रेशो में बढ़ते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। दैट मीन्स 8,625 इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल 5, सो 5,175, और 8,625 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 8,625 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, so that means 3,450. This is how the profit will be distributed. That means रोजेल को जो टोटल अमाउंट इस पीरियड के लिए मिला, it is 2,250 प्लस 5,175, so it is 7,425, और यहाँ के लिए 1,500 प्लस 3,450, it is 4,950. तो ये हो गए हमारे प्रॉफिट जो रोजेल को मिले इस पीरियड तक के और लोगान को मिले इस तरह के टोटल अमाउंट जो इनको फर्म से मिला है। पहले बताओ मुझे गाइस, ये वाला समझ आ गया? तुम कैसे बताओगे? कोई लाइव क्लास थोड़ी है। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ इसको 1-2 बार देखना। सिंपल मैंने क्या बोला, हम हर चीज़ को स्प्लिट कर लेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक जब तक रेशो चेंज नहीं हुई वहाँ तक पार्टनर्स को टोटल पैसे कितने मिले, वो ऐसे मिले। अब यहाँ से यहाँ की बात करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ से यहाँ की सैलरी की बात कर लेते हैं। तो बोला गया कि 1 जुलाई ऑनवर्ड्स यहाँ से जो सैलरी मिलेगी इट विल बी 6,000 पेइंग एनुअल, मतलब एनुअल सैलरी इज 6,000 एंड 4,000। तो हमें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ्स की चाहिए। तो इसको मिलेगी रोजेल को, रोजेल और लोगान
मैं यहाँ लिखता हूँ रोज़ेल लोगान, जो सैलरी मिलेगी रोज़ेल को दैट विल बी 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 3 मंथ्स रह गए। 6,000 तो पूरे साल की है, हमें सिर्फ 3 मंथ्स की चाहिए, सो 1,500, और लोगान को 4,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इट इज़ 1,000। ठीक है, अब बचे रिमेनिंग प्रॉफिट्स। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इस पीरियड के कितने थे, मैंने अभी निकाले थे 4,125। इसमें से 1,500 और 1,000, 2,500 तो सैलरी चलेगी, तो कितना बचा 4,125 माइनस 2,500 इट इज़ 1,625। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे रोज़ेल और लोगान में 2:1 में, सो इंटू 2 डिवाइड बाई 3, सो 1083.33 आएगा, तो 1083, सो 1,625 इंटू 1 यहाँ पे आएगा लोगान का, इंटू 1 डिवाइड बाई टोटल 3, इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 541.6 यानी 542। सो ये मिला टोटल अमाउंट रोज़ेल और लोगान को इस पीरियड के लिए आफ्टर चेंज इन रेशो। तो 1,500 प्लस 1083 इट इज़ 1,500 प्लस 2,583, और लोगान को मिला 1,000 प्लस 542 इट इज़ 1,542। अब मैं बोलूं पूरे साल के लिए रोज़ेल को कितना मिला है और लोगान को कितना मिला है, जो पूरे साल इनके हाथ में टैक्स होगा, तो रोज़ेल को मिला है 7,425 फर्स्ट पीरियड का प्लस 2,583, तो 7,425 प्लस 2,583 इट इज़ 1,008 सॉरी, और लोगान को कितना मिला है, इट इज़ 4,950 प्लस 1,542 इट इज़ 6,492। इस तरह से इनके हाथ में जो प्रॉफिट आएंगे दैट विल बी दिस मच। ये प्रॉफिट्स रोज़ेल और लोगान के हाथ में टैक्सेबल होंगे। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ रोज़ेल एंड लोगान विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल हर चीज़ को स्प्लिट कर लिया, प्रॉफिट को स्प्लिट कर लिया, अपनी सैलरीज कमीशन हर चीज़ को स्प्लिट कर लिया और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कुछ नहीं है इसमें गाइस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन इन्होंने दिया हुआ, थोड़ा सा नीट है ऑफ कोर्स, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने थोड़ा सा हौश पौश में करा है। तो दिस इज़ देयर सॉल्यूशन। इन्होंने फर्स्ट पार्ट को ऐसे दिखाया है, फिर प्रॉफिट, देन सेकंड पार्ट को ऐसे दिखाया है, एंड देन इन्होंने टोटल कर दिया यहाँ पे कि टोटल, दिस इज टोटल ऑफ फर्म, दिस इज टोटल रोज़ेल और लोगान। ठीक है गाइस, अब टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, अगेन दिस इज योर होमवर्क। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गाइस इसमें कमेंसमेंट एंड सेसेशन। अब कमेंसमेंट एंड सेसेशन जो मैं यहाँ पे बताया हुआ, इसका मतलब क्या है, लेट्स से मान लो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। इस टाइम में यहाँ पे ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, यहाँ पे ए बी एंड सी एक नया पार्टनर एडमिट हो गया इस पीरियड के बाद। अब इस केस में क्या क्या होगा, सो दिस इज कॉल्ड कमेंसमेंट। सो कमेंसमेंट इज लाइक व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडेड इन द फर्म, देन व्हाट विल हैपन। कुछ नहीं है गाइज, बहुत सिंपल है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ ए और बी के लिए एग्जैक्टली सेम रहेगा। ए और बी का जो हमने पढ़ा है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा कि हम क्या करेंगे, हम पहले प्रॉफिट्स को इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड करने के बाद इन प्रॉफिट्स में से जो भी सैलरी बनती है इन दोनों की, फिर जो प्रॉफिट्स मिलेगा वो, फिर यहाँ पे जो भी सैलरी बनती है इन तीनों की, जो भी प्रॉफिट्स बनते हैं तो प्रॉफिट्स तीनों में बढ़ जाएंगे, तो इन दोनों के प्रॉफिट्स हमें मिल जाएंगे, इन दोनों की सैलरी आईओसी वगैरह मिल जाएगा। तो इनके लिए तो हमारे जो रूल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है जो हमने पहले पढ़े थे, कोई चेंज नहीं है। बस डिवीजन हमें ठीक करनी है कि तीनों के बीच में कैसे कैसे क्या डिवाइड होगा, बाद में दोनों का टोटल कर देंगे। अब बारी आती है सी की, कि सी के केस में क्या होगा। सी तो एक नया पार्टनर है, तो जब कोई नया पार्टनर ऐड होता है तो उस केस में गाइस, ध्यान से सुनना गाइस, उस केस में हम क्या करेंगे, जो अभी हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि ओपनिंग ईयर रूल्स जो हमारे होते हैं वो लगेंगे सी के लिए। तो कुछ नहीं करना हमें, सी को जो भी अमाउंट मिलेगा, याद रखना सी को जो भी अमाउंट मिलेगा
उस अमाउंट को हम ओपनिंग ईयर रूल्स में कंसिडर कर लेंगे कि सी यहाँ से ऐड हुआ था तो यहाँ से टैक्स ईयर तक के लिए कितने प्रॉफिट्स होते हैं उसके, वो हम कंसिडर करेंगे, और उसके बाद वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो 12 मंथ्स वाले जो हमने पढ़े थे ऊपर, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो होगा क्या, सिर्फ 3 बाइफिकेशन हो जाएगी इन दोनों के लिए अलग, और सी को हम बिल्कुल ऐसे मानेंगे जैसे एक नया बिजनेस स्टार्ट किया सी ने, तो सी के नाम का जो भी सैलरी, आईओसी, प्रॉफिट जो भी इसको मिलेगा, उन प्रॉफिट्स को, जो भी हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आएंगे, उन प्रॉफिट को हम मानेंगे एक तरह से ओपनिंग ईयर प्रॉफिट्स। और ओपनिंग ईयर प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हमने लास्ट चैप्टर में करा था, एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट यहाँ पे होना है। ठीक है, तो इसको भी तुम चाहे पढ़ लेना एक बार, कुछ भी नहीं है, जो मैंने बताया है सारा कुछ वही है, इंग्लिश में बताया हुआ है, तो जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। लेट्स डू वन थिंग, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद ही हमें चीज़ अच्छे से समझ आएंगी, एंड आई थिंक मुझे इसके लिए स्प्लिट स्क्रीन करनी पड़ेगी। सो देखिए गाइस, द क्वेश्चन इज एलेक्स, एसीन एंड जोस हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत पुराने पार्टनर्स हैं। द रीसेंट रिजल्ट्स हैव शोन दैट ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020 उनके इतने प्रॉफिट्स है, 30 सितंबर 2021 उनके इतने प्रॉफिट्स है। ओके, इन रिलेशनशिप विद द रिलेशनशिप इज ऑफन फ्रैक्टिश एंड देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर द ईयर्स। In an attempt to improve the dynamics, on 1st January 2021, रफ़ा was admitted into the partnership। 1st January मतलब इसके बीच में इन्होंने रफ़ा को एडमिट किया। Profits has been shared equally, पहले जो प्रॉफिट्स है वो इक्वली शेयर होते थे। After allocating salaries and interest on capital prior to admission of रफ़ा as follows, कि रफ़ा के एडमिशन से पहले इतनी इतनी इनको सैलरी मिलती थी। अब यहाँ पे जो सैलरी है ये पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो हम मानेंगे जब तक रफ़ा एडमिट हुआ है तब तक की, यानी 1 जैन 21 तक की, यहाँ से लेके 1 जैन 21 तक की जो टोटल सैलरी है वो हमारी इतनी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ सैलरी पर एनम, तो टोटल सैलरी इतनी होगी, और इतना इनका कैपिटल बैलेंस है, और उस पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, उसके बाद रफ़ा एडमिशन चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट एज फॉलोज, कि रफ़ा के एडमिशन के बाद इतनी इतनी सैलरी मिली, ये कैपिटल बैलेंस है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और प्रॉफिट शेयर जो है अब वो चेंज हो गया, अब हो गया 35:30:25:10। द प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022 इज अ टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ दिस, कि 2022 में जो टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट होंगे वो कितने होंगे, इतने। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है गाइस, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो हमें ध्यान से, बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। वो क्या है, यहाँ लिखा हुआ है लाइन, प्रॉफिट्स हैज़ बीन शेयर्ड इक्वली आफ्टर एलोकेटिंग सैलरीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रायर टू एडमिशन ऑफ रफ़ा, कि रफ़ा के एडमिशन से पहले जो भी इनकी सैलरी और कमीशन, सैलरी और आईओसी था वो दिया है। दैट मीन्स ये जो सैलरी हमें दी हुई है ये रफ़ा के एडमिशन के से पहले की दी हुई है। तो रफ़ा के एडमिशन से पहले की सैलरी है, तो ये पूरे साल की सैलरी नहीं है, तो हम इसको प्रोरेट नहीं करेंगे। रफ़ा एडमिशन चेंज द प्रॉफिट अरेंजमेंट एज फॉलोज, अब आगे सैलरीज इनको इतनी मिलेंगी, ये नहीं ये लिखा हुआ कि रफ़ा के एडमिशन के बाद जो बचा हुआ पीरियड है उसके लिए इतनी सैलरी है, ये नहीं लिखा हुआ, तो इस सैलरी को मैं मानूंगा सैलरी पर एनम, कि रफ़ा के एडमिशन से पहले इनको इतनी सैलरी मिल रही थी। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी अप्रोच है, हम इस सैलरी को भी पर एनम मान सकते हैं, दैट्स टोटली आवर अप्रोच कि हम सैलरी को पर एनम मानना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, बट मैं एक्चुअली इसलिए ये तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि बुक में इन्होंने ऐसे करा हुआ है, प्रोरेट नहीं करा हुआ, क्योंकि बुक में इन्होंने प्रोरेट नहीं करा हुआ, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सॉरी गाइस, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी गाइस, माय बैड, मैंने बहुत ध्यान से इसको समझा, कुछ नहीं है, ये सैलरी पर एनम ही है, क्योंकि यहाँ पे, सॉरी गाइस, आई एम वेरी सॉरी, गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रफ़ा के एडमिशन से पहले इनकी इतनी सैलरीज थी, ये नहीं बोला हुआ कि ये सैलरी पर्टिकुलर इस पीरियड की थी, तो ये सैलरी भी हम क्या मानेंगे, पर एनम, कि ये सैलरी भी पर एनम है और ये सैलरी भी पर एनम है, तो हमें इन दोनों को भी बाइफिकेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं 30 सितंबर 2020, 30 सितंबर 2021। ओके, अब देखो गाइस, सबसे पहले हमारा
जो 30 सितंबर 2020 है, 30 सितंबर 2020 यहाँ तक के जो प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स तो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स तो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि जनवरी को नया पार्टनर एडमिट हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूँ 30th टैक्स ईयर 20 to 21, मैं अभी टैक्स ईयर की बात कर रहा हूँ, टैक्स ईयर 2021, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना गाइस। टैक्स ईयर 2021 में, या मैं एक काम करता हूँ गाइस, जो टैक्स ईयर अभी छोड़ते हैं, अभी पहले हम तीनों टाइम पीरियड के जो प्रॉफिट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, कोई बात नहीं। देखो मैं एक्चुअली आई वाज ट्राइंग डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 30 सितंबर 2020 की अगर मैं बात करूँ, ये वाले जो प्रॉफिट्स हैं ये तो सारे ओल्ड पार्टनर्स को बटेंगे, क्योंकि नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है जोस, वो रफ़ा, वो एडमिट हुई है 1 जनवरी 21 को। तो 30 सितंबर 2020 के प्रॉफिट्स पुराने पार्टनर्स को, एलेक्स, एरसिन, जोस। सो एलेक्स, एरसिन, जोस। तो सैलरी कितनी मिलेगी इनको इस पीरियड के लिए, ये वाला जो अमाउंट है ये तो पूरी सैलरी मिलेगी, क्योंकि एडमिशन नेक्स्ट ईयर हुआ है। 30 सितंबर मतलब यहाँ पे 1 अक्टूबर 19 से लेके 30 सितंबर 20, इसके दौरान तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारे प्रॉफिट्स पार्टनर को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सैलरी मिलेगी 15,000, 12,000, 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में आईयूसी 5%। तो मेरा कैपिटल बैलेंस 1 लाख का 5% 5,000, 80,000 का 5% 4,000 और 40,000 का 5% 2,000। अब आएंगे मेरे रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितने होंगे, टोटल प्रॉफिट थे 10,3500 माइनस टोटल सैलरी 15,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, तो 37,000 तो टोटल सैलरी की फॉर्म में दे दिया। आईयूसी की फॉर्म में 54902 11,000 आईयूसी की फॉर्म में दे दिया था। तो टोटल प्रॉफिट कितने रह गए, 10,3500 माइनस 37,000 माइनस 11,000, सो दैट इज 55,500। और हमने पढ़ा था कि इससे पहले हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती थी, तो डिवाइड बाय 3, तो 18,500 18,500 18,500, इस तरह से हमारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस पीरियड के तीनों को। तो 15,000 प्लस 5,000 प्लस 18,500, सो 38,500, 12,000 प्लस 4,000 प्लस 18,500, सो इट इज़ 34,500, और 10,000 प्लस 2,000 प्लस 18,500, दैट इज़ 30,500। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग ये सर कर क्या रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कोई ईयर की बाइफिकेशन कुछ नहीं कर रहा, जैसे सेसेशन का या हमें ईयर कमेंसमेंट का, मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो चीज़ होगी बाद में। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पार्टनर्स के कितने हैं, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। जो नया पार्टनर है उसका जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है, दैट मीन्स रफा का जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बाइफर्केट करना पड़ेगा। यही होगा गाइस, है ना। तो उसके लिए पहले हमें रफा के टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। तो मैं अभी प्रॉफिट्स निकाल रहा हूं, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो सितंबर 2020 वाले प्रॉफिट जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, अब आते हैं 30 सितंबर 2021 वाले। अब ये ध्यान से देखना गाइस, दैट मीन्स ये वाले प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इसके बीच में 1 जनवरी में हमने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है। तो अगर मैं टाइम पीरियड मान के चलूँ 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो 3 मंथ्स, और ये रह जाएगा हमारा 9 मंथ्स, 1 जनवरी से 30 सितंबर। अब देखो ध्यान से, अब हमारे 4 पार्टनर हो गए, एलेक्स, आरसीन, जोस, और 4th इज रफा। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले बात आएगी सैलरी की। अब मैं पहले करूंगा टिल 1 जनवरी, तो यहाँ पे आई जस्ट चेंज द कलर टू राइट, तो दिस इज टिल 1 जन 21। तो 1 जन 21 तक क्या क्या होगा, 1 जन 21 से पहले तो हर चीज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती थी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी, तो सैलरी कितनी थी, इतनी। 1 जन के बाद सैलरी चेंज हुई है, उससे पहले तो सैलरी पर एनम 15,000 थी। तो 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12,
तो 3750 एलेक्स की सैलरी होगी। देन 12,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 3000 आरसीन की सैलरी होगी। 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो दैट मीन्स 2500 होगी जोस की सैलरी। और रफ़ा को तो अभी कुछ नहीं मिला क्योंकि रफ़ा अभी एडमिट हुआ ही नहीं है, हुई ही नहीं है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो दैट विल बी 1250। आरसीएन का कितना होगा? 80,000 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, हर चीज़ प्रोरेट करेंगे हम 1000। जोस का होगा 40,000 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, दैट इज 500। और रफ़ा को तो कोई आईओसी नहीं मिलेगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट मेरे टिल 30 सितंबर 2021 के थे 128,000। सो 128,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स इस पीरियड तक के 30 सितंबर से यहाँ तक के प्रॉफिट कितने होंगे? मैंने इस पीरियड के प्रॉफिट को 2 में बाइफिकेट कर दिया। सो यहाँ के हो रहे हैं हमारे 32,000 और उसके हो जाएंगे 96,000। तो एडमिशन से पहले के हैं 32,000, एडमिशन के बाद के 96,000। तो 32,000 माइनस टोटल सैलरी 3750, 3,000, सो 9250 मेरी सैलरी माइनस हो जाएगी। और क्या माइनस होगा इसमें से? आईओसी का टोटल 1250 प्लस 1000 प्लस 500, तो 2750 मेरी आईओसी माइनस हो जाएगी। सो प्रॉफिट कितने रह गए मेरे? 32,000 माइनस 9200 माइनस 2750, सो दैट मीन्स 20050, ये रह गए मेरे प्रॉफिट्स। मैंने क्या किया? अपने प्रॉफिट्स 1 जनवरी तक, 30 सितंबर से 1 जनवरी तक, मतलब जो टोटल, अभी इसको हटा देते हैं, ये साल गया, इस डेट के जो मेरे प्रॉफिट्स हैं, दैट मीन्स पूरे साल के प्रॉफिट्स, इसको मैंने 2 में बाइफिकेट कर लिया, एडमिशन से पहले, एडमिशन के बाद। सो एडमिशन से पहले वाले प्रॉफिट्स में से इतनी मैंने सैलरी और इतना आईओसी दे दिया, हर चीज़ प्रोरेट कर ली। सो प्रॉफिट बचे 200,500, ये भी मेरे 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। सो 6 एक सेकेंड गाइस, आई थिंक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैंने। सैलरी मेरी आएगी 3750 प्लस 3000 प्लस 2500, इट इज़ 9250। 32,000 माइनस 9250 माइनस 2750, इट इज़ 20,000। तो 20,000 आएगी मेरी टोटल सैलरी, डिवाइड बाय 3, सो दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट, सॉरी, तो 6667 6667 66 या 666, इसको कर लेते हैं 6, सो दैट मीन्स अब ये प्रॉफिट वैसे मेरे 6666.66 आ रहे हैं, तो मैंने इसको 0.66 की जगह 6 कर दिया और दोनों में 7 कर दिया, टोटल इनका 20,000 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज 3, ठीक है। सो दैट इज 3750 प्लस 1250 प्लस 6666, इट इज 11666, 3000 प्लस 1000 प्लस 6667, इट इज़ 10667, और उसकी 2500 प्लस 500 67, सो दिस इज़ 9667। सो इस तरह से एडमिशन से पहले हमारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है गाइस। एडमिशन से पहले हमारे इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब करते हैं एडमिशन के बाद के, दैट मीन्स फ्रॉम 1 Jan 21 टू 30 सितंबर 21, 1 Jan से 30 सितंबर के पार्टनर्स के नाम यही हैं, तो इनको एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि बाइफिकेशन ठीक से हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है सैलरी की। अब सैलरी पर एनम जो इनको आगे मिलेगी, दैट इज़ इतनी सैलरी। तो ये कितना पीरियड है? दिस वॉज 3 months, तो ये है मेरा 9 months, तो सैलरी प्रोरेट हो जाएगी। तो 20,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सो 15,000 मिलेगी एलेक्स को। 18,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 13,500 मिलेगी हमारी आरसेन को। जोस को 15,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सो 11,250 इसको मिलेगी।
और रफ़ा को कितनी मिलेगी 10,000, 10,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 7,500 मिलेगी रफ़ा को। ठीक है। IOC 1 लाख का 5% 5,000 इंटू 5% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, अब IOC 9 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा तो 3750, 80,000 इंटू 5% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट इज 3,000, और यहाँ पे 40,000 इंटू 5% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, इट इज़ 1,500, और इसकी कैपिटल कुछ भी नहीं है तो इसको IOC कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बचे हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमारे इस पीरियड के, दैट मीन्स 1 जनवरी से 30 सितंबर, मैंने बताया था दीज आर 96,000, हमने प्रोरेट कर दिए प्रॉफिट, तो 96,000 मेरे इस पीरियड के प्रॉफिट से, इसमें से माइनस कितनी सैलरी चलेगी, सो 15,000 प्लस वो 13,500 प्लस 11,250 प्लस 7,500, दैट मीन्स 4,7,250, इतनी तो माइनस होगी सैलरी, और IOC 3,750 प्लस 3,000 प्लस 1,500, दैट मीन्स 8,250, इतनी IOC होगी माइनस, तो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गए 96,000 माइनस 4,7,250 माइनस 8,250, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स मेरे रह गए 4,0500। तो 4,0500 मेरे प्रॉफिट्स रह गए, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस रेशो में। तो इसका कैसे निकलेगा एलेक्स का, 4,0500 इंटू 35 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज है तो टोटल 100 होगा, सो 4,0500 इंटू 35 डिवाइड बाई 100, इट्स गोइंग टू बी 14175, 14175। ऐसे इसका आ जाएगा 12150, ऐसे इसका आ जाएगा 10125, और इसका आ जाएगा 4050। कैसे, 10% है, सो दैट मीन्स 40500 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 4050। इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे हमारे इस साल के। तो टोटल कितना कितना अमाउंट मिला, एलेक्स को मिला 15,000 प्लस 3,750 प्लस 14175, इट इज 32925, और इसको मिला आरसेन को 13,500 प्लस 3,000 प्लस 12150, इट इज़ 28,650, 11250 प्लस 1,500 प्लस 10250, इट इज़ 23,000, और नई पार्टनर जो है उसको मिला 7,500 प्लस 4050, इट इज़ 11,550। ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट्स अगर मैं बात करूं, ध्यान से गाइस, टोटल प्रॉफिट्स अगर मैं बात करूं, टोटल प्रॉफिट इस साल के कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए टोटल प्रॉफिट, तो एलेक्स को मिला 11,666 प्लस 32,925, इट इज़ 44,591, ये मिला एलेक्स को। आरसेन को मिला 10,667 प्लस 28,650, इट इज़ 39,317, 39,317, ये मिला आरसेन को। जोस को मिला 9,667 प्लस 23,000, इट इज़ 32,667, और राफा को तो पूरा 11,550। तो ये जो टोटल प्रॉफिट्स हैं हमारे, ये प्रॉफिट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए पार्टनर्स के बीच में, और सबके हाथ में ऐसे ऐसे टैक्स होगा। ठीक है, 11,550। ठीक है गाइस, आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैंने 2021 सितंबर तक का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब हमें बताया हुआ है यहाँ पे कि दी प्रोजेक्टेड रिजल्ट फॉर द ईयर एंडर 30 सितंबर 2022, वो हमें बताया हुआ है तो मैं 30 सितंबर 22 एक बार ये भी कर लेता हूं, बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। सो एलेक्स, देखोगा इस करने को मैं स्प्रेडशीट या एक्सेल में भी कर सकता था, इट कुड हैव बीन ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, बट प्रैक्टिकली कॉपी में करके कैलकुलेशन करने के बाद हमें अच्छे से और बेटर समझ आता है। तो हमेशा कॉपी पे भी करना चाहिए, उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा बेटर क्लियर होते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स निकाल रहा हूँ। मैं अभी कुछ नहीं देख रहा कि टैक्स पर्पस के लिए हमारे प्रॉफिट्स में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। वो पार्टनर नया ऐड हुआ है, इसके प्रॉफिट बायफिकेट होंगे, अभी मैं किसी चीज़ में काम ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि हर पार्टनर के हाथ में टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितने होंगे। तो सितंबर 2022 के लिए कितने होंगे, तो पार्टनर ऐड हुआ था 1 जनवरी 2021 को, और यहाँ पे बुक्स मेरी क्लोज हो गई थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सैलरी 20,000, पूरी 18,000, क्योंकि इसके बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ ना, 30 सितंबर 21 से लेके 22 के बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो 20,000, 18,000, 15,000 एंड 10,000 ये होगी सैलरी। IOC 5,000, 4,000, 2,000, और इसकी कोई IOC नहीं है। और रिमेनिंग प्रॉफिट, एक सेकंड गाइस, ये थोड़ा, हाँ, सो RP रिमेनिंग प्रॉफिट्स अब क्या आएंगे गाइस, ध्यान से देखना। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट थे 1,40,000 माइनस इतनी दे दी मैंने सैलरी, सो मैं माइनस कर देता हूँ 20,000 माइनस 18,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000, और इतना दे दिया मैंने IOC 5 और 4 9 और 2 11 माइनस 11,000। सो प्रॉफिट मेरे रह गए 66,000 मेरे प्रॉफिट रह गए। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो 66,000 इंटू 35 डिवाइड बाई 100, सो 2, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, 23100, 19800, 16500, 6600। तो इस तरह से हमारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए, और टोटल अमाउंट जो हमारा इस पीरियड के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ दैट इज 20,000 प्लस 5,000 प्लस 23100, सो 48100, 18,000 प्लस 4,000 प्लस 19800, इट इज़ 41800। इसका भी सेम बन रहा है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। सो 15,000 प्लस 2,000 प्लस 16,500, इट इज़ 33500, और इसका 16600। इस तरह से हमारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब देखो गाइस, ध्यान से अब पहले बात करते हैं हम एलेक्स, आर्सेनल और जोश, जो पुराने पार्टनर्स हैं, इनकी। अब पुराने पार्टनर्स के केस में अगर मैं टैक्स रिटर्न की बात करूं, जो टैक्स रिटर्न मेरी 2021 में जाएगी, उसके बीच में हमारा कौन सा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, ये वाला। तो इन तीनों पार्टनर्स के लिए हमारे ये प्रॉफिट टैक्सेबल होंगे 2021 के लिए। 21-22 के लिए इन तीनों पार्टनर्स के ये प्रॉफिट टैक्स होंगे, क्योंकि 21-22 में 30 सितंबर 21 ये वाला ईयर आ रहा है। 21-22 मतलब 6 अप्रैल 21 टू 5 अप्रैल 22, इस टैक्स ईयर में इन तीनों पार्टनर्स के लिए जो पुराने पार्टनर्स हैं, इनका अकाउंटिंग ईयर यहाँ क्लोज हो रहा है। सो ये वाला अकाउंटिंग ईयर आ रहा है। तो यहाँ तक के टोटल प्रॉफिट्स इनको कैसे बायफिकेट होकर मिले हैं, इतने। सो 21-22 के लिए इतने प्रॉफिट इनके टैक्स होंगे, और 22-23 के लिए इन तीनों के हाथ में ये प्रॉफिट टैक्सेबल होंगे। क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स हैं तो कोई रूल इनके लिए नहीं लगेगा, सिंपल हर साल के जो भी इनके टोटल प्रॉफिट हैं वो टैक्स होंगे। तो दोबारा 2021 के लिए ये प्रॉफिट टैक्स होंगे इनके हाथ में इंडिविजुअल, 21-22 टैक्स ईयर में इतने, 22-23 टैक्स ईयर में इतने, क्योंकि 22-23 टैक्स ईयर में सितंबर 22 आता है। सिंपल रूल हमारा कि जिस टैक्स ईयर के अंदर हमारा कोई भी अकाउंटिंग ईयर क्लोज आएगा तो वहाँ तक के जो प्रॉफिट्स हैं वो टैक्स होंगे। यही करा हमने। अब बात आती है नए पार्टनर की, दैट इज़ रफ़ा की। अब ध्यान से देखना गाइस, अब मैं बात कर रहा हूँ रफ़ा की, सिर्फ रफ़ा की बात कर रहा हूँ मैं। सो रफ़ा के केस में पहली बात, सितंबर 2020 का तो कोई भी प्रॉफिट रफ़ा के हाथ में टैक्स ही नहीं होना, ठीक है ना। अब रफ़ा के लिए मैं क्या करता हूँ, रफ़ा के लिए जो मैंने बताया था, मैं एक चार्ट बनाता हूँ, लेट्स मेक दैट चार्ट, ठीक है। तो रफ़ा के लिए जो टैक्स ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 30 सितंबर 20। ये कब ऐड हुई थी, 1 जनवरी 21 को। तो 1 जन 21, फिर पहली बुक्स रफ़ा, मैं सिर्फ रफ़ा की बात कर रहा हूँ, तो उसके 30 सितंबर 21, 30 सितंबर 22, यही हो रहा है गाइस। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, 1 जन 21। तो 1 जन 21 हमारी यहाँ पे रफ़ा ऐड हुई थी, एडमिट हुई थी इस डेट को, और उसके बाद पहली अकाउंटिंग ईयर यहाँ क्लोज हो रही है 30 सितंबर 21, देन क्लोज हो रही है 30 सितंबर 22।
ये कितने मंथ्स का पीरियड है, जैन टू सितंबर? जैन टू सितंबर इज 9 मंथ्स और ये है हमारा 12 मंथ्स का। बिल्कुल जो चीज़ मैंने अब पिछले चैप्टर में करी थी, मैं एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ पे करूँगा। ठीक है, क्या? अब यहाँ से यहाँ तक के हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने थे? ये प्रॉफिट्स थे हमारे, हमने जो रफ़ा के लिए निकाले थे, इट वॉज 11550। तो 11550 हमारे यहाँ तक के प्रॉफिट थे और नेक्स्ट हमारे प्रॉफिट जो थे इट वॉज 16600। यही थे गाइस। अब देखो हम क्या करेंगे, रफ़ा एक नई पार्टनर ऐड हुई है, तो रफ़ा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स ईयर देखना पड़ेगा। तो टैक्स ईयर यहाँ पे आएगा 5 अप्रैल 21, देन एक यहाँ पे आएगा 6 अप्रैल 22, ये टैक्स ईयर आएगा। अब रफ़ा यहाँ पे ऐड हुई है, रफ़ा यहाँ पे ऐड हुई है, इस टैक्स ईयर में रफ़ा के हाथ में कितना टैक्स होगा? तो 1 जैन से लेके 1 अप्रैल तक 3 मंथ्स के प्रॉफिट रफ़ा के हाथ में इस टैक्स ईयर में जाएंगे। दैट मीन्स 2021 में रफ़ा के हाथ में इतने प्रॉफिट जाएंगे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कैसे निकालेंगे, दोबारा बताता हूँ। 9 मंथ्स के हमारे प्रॉफिट है 11550। सो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स के प्रॉफिट कितने होंगे? 11550 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, क्योंकि टोटल 9 मंथ्स के प्रॉफिट है। तो 11550 इंटू 3 डिवाइड बाई 9। सो दैट मीन्स यहाँ तक के जो प्रॉफिट्स आएंगे रफ़ा के हाथ में टैक्स होंगे इस टैक्स ईयर में, टैक्स ईयर 2021 में, इट्स गोइंग टू बी 3850। 3850 जाएंगे इस पीरियड के लिए। अब इस टैक्स पीरियड के लिए कितने प्रॉफिट होंगे, ध्यान से देखना गाइस। पहली बात, ये जो प्रॉफिट है इस टैक्स ईयर में, ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है रफ़ा के लिए, टोटल प्रॉफिट है 11550, बट दिस प्रॉफिट इज फॉर 9 मंथ्स। सो दैट मीन्स 11550 प्लस मैंने एक चीज़ क्या बताई थी, हमें चाहिए होता है प्रॉफिट पूरे साल का, अगर पूरा साल बिजनेस हुआ है। यहाँ पे तो 3 महीने के लिए ऐड हुई थी तो हमने 3 महीने का प्रॉफिट निकाल दिया। हमें अब 12 महीने का प्रॉफिट चाहिए। ये जो प्रॉफिट है वो 9 मंथ्स का है, तो हम क्या करेंगे, अगले जो प्रॉफिट्स हैं इसको हम प्रोरेट कर लेंगे 3 मंथ्स में। दैट मीन्स 16600 ये जो प्रॉफिट्स हैं इंटू 3 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 9 मंथ्स के प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी थे, हमें 12 मंथ्स के चाहिए। तो 16600 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, इट इज़ 4150, और 4150 प्लस 15500, दैट मीन्स इस टैक्स ईयर में, यहाँ पे जो ये टैक्स ईयर है, इस टैक्स ईयर में जो प्रॉफिट टैक्स होंगे रफ़ा के हाथ में, इट्स गोइंग टू बी 19650। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे तुम्हारे इजी के लिए। तो टैक्स ईयर 2021 में, टैक्स ईयर 2021 में रफ़ा के हाथ में टैक्स होगा 3850। 21-22 में मैंने अभी निकाला है 19650। कैसे निकाला है ये? 11500, ये था 9 मंथ्स का, 11550 प्लस ये वाले प्रॉफिट 3 मंथ्स के लिए जो मेरे आए थे, दोबारा निकाल देता हूँ, 4150। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इस टैक्स ईयर में जो नेक्स्ट टैक्स ईयर आएगा, दैट इज 22-23, इस टैक्स ईयर में तो रफ़ा ने पूरा काम किया, तो इसके हाथ में पूरे 16600 इतने टैक्स होंगे। गाइस एक सेकेंड, ये अमाउंट मैंने शायद गलत निकाला है, ये अमाउंट मैंने गलत निकाल दिया। 11550 प्लस 4150, इट इज़ 15700, ये मैंने गलत लिख दिया था। सो 15700 ये प्रॉफिट्स आएंगे इस टैक्स ईयर के, और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो भी पूरे साल के हमारे प्रॉफिट्स हैं वो टैक्स होंगे। तो हमने अभी जो पढ़ा था पिछले चैप्टर में, एग्जैक्टली वो चीज़ मैंने फॉलो करी। किस केस में? रफ़ा के केस में, बिकॉज रफ़ा इज़ अ न्यू पार्टनर। सो नए पार्टनर का सबसे पहले मैंने क्या काम किया अपना, मैंने चारों पार्टनर्स के जितने भी पूरे प्रॉफिट्स है वो बायफर्केट कर लिए। अब मैं चला जाऊंगा पिछले चैप्टर में और ये मानूंगा रफ़ा ने नया काम शुरू किया है। जब रफ़ा नया काम शुरू करेगी तो उस केस में जो हमने पिछले साल में करा था कि हमें प्रॉफिट्स पता है कि 2021 के लिए इतने थे, और मैंने जैसे चार्ट बना दिया वो कि यहाँ पे उसने ज्वाइन किया, यहाँ तक के प्रॉफिट्स इतने थे, यहाँ तक के प्रॉफिट्स इतने थे। अब हमने टैक्स ईयर इसमें एलोकेट कर दिए, तो फर्स्ट टैक्स ईयर से पहले जितने मंथ्स काम किए वो बाइफर्केशन, देन यहाँ पे 12 मंथ्स का, देन 12 मंथ्स का। तो ये बिल्कुल पुराने वाले चैप्टर से रिलेटेड है, बस फ़र्क क्या है, हमें पहले वर्किंग करके
सारे पार्टनर्स के हाथ में प्रॉफिट निकालना है और सारे पार्टनर्स के हाथ में टोटल अमाउंट निकालना है कितना टैक्सेबल होगा। जो पुराने पार्टनर है उनका तो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा, वो तो पुराने चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। स्प्लिट हो जाएगा, बस जिस साल नया पार्टनर ऐड हुआ है उस साल स्प्लिट हो जाएगा। दिस इज द स्प्लिट जो हमने करा है, ठीक है। और नया पार्टनर जो है इसको जैसा पिछला चैप्टर था एग्जैक्टली हम वैसे पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। मुझे पता है कि थोड़ा सा तुम सबको डिफिकल्ट लगा होगा, बट कोई बात नहीं, 2-3 बार क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया इस पार्ट का और 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो दैट्स इट, ये वाला पॉइंट क्लियर। देखो इन्होंने भी आई थिंक काफ़ी बड़ी वर्किंग कर रखी होगी, हाँ इनकी भी उतनी बड़ी वर्किंग है। यू कैन रीड दिस, एक बार इसको तुम रीड कर लो, रीड करोगे तो एक बार इनका थोड़ा सा फेयर तरीके से है तो ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 इज योर होमवर्क, ज़रूर चेक करना। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप और यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब आते लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेसेशन और पार्टनर लीविंग। और ये जो पार्ट, जैसे पार्टनर लीव कर रहा है, ये पार्ट मैं भी लीव कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। ये बात मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर लीव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली वो चीज़ है कि हमारी फर्म क्लोज हो रही है, कि जब हमारी फर्म क्लोज होती है तो हम क्या करते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हमारे उस टैक्स ईयर में आते हैं, टोटल प्रॉफिट्स माइनस जितने हमारे ओवरलैप प्रॉफिट थे। जैसे यहाँ पे इस केस में हमारे प्रॉफिट्स ओवरलैप हुए थे, है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो इस साल जब हमारा ईयर क्लोज होगा तो टोटल प्रॉफिट जो भी उस पार्टनर को मिलने हैं माइनस ओवरलैपिंग प्रॉफिट। तो एग्जैक्टली वही है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको ध्यान से देख लेना, इसको खुद कर लेना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, करोगे अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ऐसा इसमें कुछ कराने वाला है नहीं है, तुमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। थोड़ा सा एक एफर्ट डालोगे, करोगे, समझ आ जाएगा। नहीं आया तो मैं तो हूँ ही, मैं करा दूंगा, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, देखो ये हमने थ्योरी काफ़ी बार पढ़ी होगी। लिमिटेड लायबिलिटी नॉर्मली जो पार्टनरशिप होती है, नॉर्मली जो हमारी पार्टनरशिप्स होती हैं, पार्टनरशिप्स के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी इज ऑलवेज लिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि इन केस अगर फर्म डिफॉल्ट कर गई और फर्म को एडिशनल पैसे देने पड़ गए तो पार्टनर को अपनी पॉकेट से निकाल के भी पैसे देने पड़ सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक तरह से कंपनी, क्या बोला मैंने, लाइक अ कंपनी। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज लाइक अ कंपनी, बस इसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की या पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड। तो ये वहाँ से बच जाते हैं। और कंपनीज के केस में भी हमें पता है, कंपनीज के केस में जितने पैसे एक शेयर होल्डर ने लगाए हुए हैं इतनी ही उसकी लायबिलिटी होती है, उसको अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देने पड़ते। ये सारा हमने F1 वगैरह में बहुत बार थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप वेयर अमाउंट that each partner contributes toward the partnership losses, debts and liabilities is limited by agreement. The tax implication on LLPs are as follows. It is generally taxed as same way as all other partnership, जो हमने ऊपर पढ़ा है बिल्कुल वैसे। At tax, that means this subject, normal loss reliefs are available. See chapter number 11, that means next chapter में हम पढ़ेंगे loss relief। तो normal loss relief हमें available होता है, वो हमें next chapter में पढ़ना है। Note that the rules which may restrict the use of trading losses by LLP is not examinable। मतलब ऐसा कोई टॉपिक है कि ट्रेडिंग लॉसेस कितने हम यूज़ कर सकते हैं LLP के केस में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में बोला हुआ है, तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। बस ये बताया हुआ है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारा, तो जो टैक्सेस हमने अभी ऊपर पढ़े हैं कैलकुलेशन, वो एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने अभी तक पढ़ा है। क्या समझ आया हमें गाइस, कि हम पहले पार्टनरशिप फर्म की सारी वर्किंग करके टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालेंगे। वो निकालने के बाद हम इसको इस पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये जो प्रॉफिट है, ये जितने भी पार्टनर्स हैं उनके हाथ में जिस तरह से सैलरी, कमीशन, IOC,
सारे पार्टनर्स के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और रिमेनिंग जो प्रॉफिट्स हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन इंडिविजुअल पार्टनर के हाथ में हम उसको टैक्स करेंगे। दैट मीन्स जो पर्सनल अलाउंस होता है वो इंडिविजुअल पार्टनर को अपना अपना मिलेगा, क्योंकि पार्टनर के हाथ में इतना प्रॉफिट टैक्स हो रहा है तो पार्टनर विल गेट द फुल पर्सनल अलाउंस। इट विल बी ट्रीटेड एज लाइक अ सोल ट्रेडर इनकम, कि ये सोल ट्रेडर है, उसकी इतनी इनकम है। बस कहाँ से आई? बाइफिकेट हो गई। सो दिस इज द पार्टनरशिप चैप्टर, और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है क्लोज। इसको अच्छे से देखो, इसके अच्छे से क्वेश्चंस कर लो। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।